नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। ट्रांसफर्स को लेकर के कहीं ना कहीं अब पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में यह चिंता उनको सता रही है कि आखिर यह लिस्ट कब आएगी। दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि आखिरी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो आवेदन की 31 मई की लास्ट डेट है। अब आपको बता दें कि दो चीजें बहुत खास हैं। एक अच्छी खबर दोनों आज हम कर्मचारियों को देने जा रहे हैं। पहली अच्छी खबर यह है कि संविदा कर्मचारियों का ट्रांसफर भी अब हो सकेगा, उसके लिए बाकायदा एक पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि जो लास्ट डेट आवेदन की 31 मई तक है उससे शायद बढ़ाया जा सके। पर एक दिक्कत वाली खबर भी सुन लीजिए, 1.5 लाख से ऊपर आवेदन आ चुके हैं और 2 लाख के करीब आवेदन आने की बात कही जा रही है, अनुमान है। और अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो करीब 50,000 के आसपास ट्रांसफर होने हैं। ऐसे में जो कर्मचारी वर्ग है वो कह रहा है कि 3-3.5 साल से आपने कोई ट्रांसफर नहीं किया है, तो आप उस 10% की लिमिट को बढ़ा दीजिए। जो लास्ट डेट आवेदन की है उसकी तारीख बढ़ा दीजिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दरअसल जो फिक्स टारगेट था वो नहीं अचीव कर पाई है गवर्नमेंट पैसे कमाई के मामले में, अवैध उगाही के मामले में, इसलिए जानबूझकर डिले किया जा रहा है ताकि रेट बढ़वाए जा सके तबादलों के। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, पर यह आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ट्रांसफर को लेकर के, तबादलों को लेकर के कर्मचारियों के दिल की बात क्या सरकार समझ पा रही है और कब तक वो पूरी होगी उनकी फरियाद, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनिए कि कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर क्या बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर कर्मचारियों के हित में जो निर्णय होगा वो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। ये बात भी सही है कि इन दिनों में सरकार कई सारे अभियान में लगी हुई, जलगंगा संवर्धन अभियान से लगाकर तो प्रधानमंत्री जी का दौरा, आज माननीय उपराष्ट्रपति जी कृषक किसानों के कृषि और उद्योग उसके कार्यक्रम में है। तो इन सब बातों को देखते हुए हो सकता है मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा दे, क्योंकि इनाल जो है कुल मिला के स्थानांतरण नीति सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के हित के लिए और प्रशासनिक कसावट के लिए है। ट्रांसफर नहीं शुरू हुए, ये ट्रांसफर उद्योग शुरू हुआ है। असल में सरकार के पास पैसा तो है नहीं, आप पैसा कमाने का जरिया क्या बनाए? तो सरकार कभी एक्साइज पॉलिसी बनाती है इस प्रकार की जिसमें माल कमा सके, कभी जमीनों पर कब्जा करती है, और अब उन्होंने ट्रांसफर उद्योग का एक नया जरिया ढूंढ लिया है। और छोटे से छोटा भी ट्रांसफर होगा तो उसके लिए कम से कम 2-3 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। कहीं कोई मंत्री का ओएसडी वसूल रहा है, कहीं कोई प्राइवेट आदमी वसूल रहे हैं, और कोई भी ट्रांसफर इस समय बिना पैसे के नहीं मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसीलिए ऐसा सुनने में आया कि इसकी डेट और बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उनकी भूख मिट नहीं पा रही है। पैसा का कलेक्शन जो था टारगेट वो अचीव नहीं हुआ है, तो उसकी डेट बढ़ा करके और कलेक्शन किया जाएगा ट्रांसफर के नाम पे। सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संविदा कर्मियों की पूरी होगी चाहत, ट्रांसफर के दरवाजे खुलने से मिली बड़ी राहत। 10% तक ट्रांसफर की रोक हटेगी, तबादलों के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ेगी, सबसे बड़ा सवाल यह है। कांग्रेस बोली ट्रांसफर के नाम पर वसूली टारगेट सेट, रेट बढ़ाने के लिए की जा रही है लिस्ट लेट। एमपी में बंपर मांग के चलते ट्रांसफर लिस्ट फंसी, अब आवेदन की लास्ट डेट बढ़ेगी। आवेदन की लास्ट डेट बढ़ेगी तो जो 1 जून से 30 जून तक आवेदन जो है उनका निराकरण होना है, यानी ट्रांसफर हो जाने हैं पूरे, शायद उसे भी बढ़ाया जाए। और ये अच्छी खबर होगी कर्मचारियों के लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा ये तो हम सीधे रुक करते हैं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ डॉक्टर ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से वरिष्ठ लीडर हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं स्वागत करूंगा। संतोष परिहार जी हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता वो जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय बोकिल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले संतोष जी आपके पास आता हूं। संतोष जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या वजह लग रही है आपको लिस्ट आने में बड़ी देरी हो रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि 3-3.5 साल ट्रांसफर नहीं हुए और अब वो 10% वाला जो कोटा लग जाएगा तो उससे बहुत सारे ट्रांसफर जो हैं वो अटक जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो बात हेमंत कटारे जी कह रहे हैं कि डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा, उनका कहना है। क्या ये बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट उद्योग बहुत तेजी से चल रहा है। विगत 1 साल के अंदर
जब 300 आईएएस के ट्रांसफर हुए और ट्रांसफर होने के बाद एक एक आईएएस को 2-2 3-3 बार जो है इधर उधर करा, तो मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसफर उधर चल रहा है। और जहां तक आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि संविदा शिक्षकों को ट्रांसफर करेंगे, तो ये तो पूरी तरह खुली बोली लग रही है। 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए करके जो है सबके ट्रांसफर होंगे और लूट मचेगी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पचाएगा। तो अभी तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी जब से आए हुए हैं तब से रिचार्ज और टॉप अप अधिकारी चल रहे थे, अब ट्रांसफर उद्योग आ गया है। अब ट्रांसफर उद्योग भी इतना खतरनाक है कि ये जो आपके जो परिवहन और शिक्षा मंत्री के जो पीए हैं वीरेंद्र तिवारी, वो सब पे भारी हैं। पूरी तरीके से जो है रेट फिक्स है और अब बोली लगा लगा के सब अपने ट्रांसफर करा रहे हैं। अभी परिवहन में उनने लूटा, आप शिक्षकों को भी नहीं छोड़ेंगे, तो बड़े अधिकारियों से लेकर नीचे अधिकारी तक ये तो टारगेट बढ़ा के ज्यादा ज्यादा वसूली हो उसके बारे में कर रहे हैं और पूरी तरीके से लूट में लगे हुए मध्य प्रदेश सरकार। क्योंकि पहले क्या रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे थे, और अब जो है अब इसके अंदर ट्रांसफर उद्योग में जो है पैसा करेंगे और खूब जब टारगेट पूरा हो जाएगा तो वो कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में लूट प्रदेश हो गया है ये। जैसे लूट, और इनमें पूरे तरीके से जो मंत्री के जो एसडी है सबके खुली बोली लगा के ट्रांसफर कर रहे हैं। ब्रजेश जी आपके पास आता हूं। ब्रजेश जी देखिए, एक तो बहुत लंबे वक्त से चूंकि ट्रांसफर नहीं हो पाया था, ये हम सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव थे उसके पहले कुछ दिक्कतें थी। अब कर्मचारियों की बड़ी डिमांड है और कहा जा रहा है कि जो कैपिंग है कि 10% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा, वो जो है उनके आड़े आ रही है। दूसरा, आज हम देख रहे थे उपराष्ट्रपति जी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, पीएम मोदी आने वाले हैं, बड़े कार्यक्रम हैं, तो ज्यादातर बड़े कार्यक्रमों में अफसर और बड़े नेता व्यस्त हैं, जिसकी वजह से ये काम थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन क्या इसको लेकर राहत मिलेगी? क्योंकि 3-3.5 साल अगर ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो उस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए सरकार को। क्या कर्मचारियों के हित में यह फैसला हो पाएगा? निश्चित रूप से बहुत अच्छे विषय में आपने डिबेट रखा और कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता को आपने मेरे साथ दिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि 3.5 साल से जो कर्मचारी जहां पर थे वो परेशान हो रहे हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, सब किसी न किसी कारण से परेशान थे, घर परिवार से दूर थे। कुछ लोग को मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ के घर में उनकी माता भी बीमार चल रही थी, कुछ की पति का ट्रीटमेंट, बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर नीति लाई है, तो इसमें भ्रष्टाचार तो दूर की बात, भ्रष्टाचार तो किसी दूर तक संभव ही नहीं है, क्योंकि सबको आवेदन करना पड़ेगा जिसकी परिवीक्षा अवधि 3 साल से ऊपर नहीं है। कंप्यूटर जो है, जो भी साइट भेजी गई, कंप्यूटर उसको पार नहीं देता है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका 3 साल का कोरम पूरा होना चाहिए, यानी परिवीक्षा अवधि आपकी 3 साल की पूरी। उसके बाद 3 साल के बाद वहाँ के जो चाहे उपायुक्त हो, चाहे कलेक्टर हो, जो जिस डिपार्टमेंट से वहाँ के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ का रिकमेंडेशन। तीसरी बात, जब यहाँ आएगा आपको प्रशासनिक अधिकारी के मैंने प्रथम श्रेणी ट्रांसफर या द्वितीय श्रेणी ट्रांसफर, तृतीय श्रेणी ट्रांसफर जो है तो सीधे पीएस के पास होना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है। बीच में कोई ऐसा, पहले क्या होता था कमिश्नर के पास ट्रांसफर हुआ करती थी श्रेणी कर्मचारी के, अब वो अधिकार इस बार नहीं। जिसने कोई ट्रांसफर लेके गाइडलाइन पढ़ी है सॉरी, उसको अच्छे तरीके से पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो तबादला नीति बनाई है मोदी जी की सरकार ने, बहुत पारदर्शी ढंग से बनाई। क्योंकि वीआईपीएस का आना हो रहा है और आपने देखा पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक तनाव का माहौल था, सब हमारे यहाँ के लोग कहीं न कहीं किसी की सेवा में लगे, सबकी छुट्टियां निरस्त हो गई। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 21 मई तक, तो उसमें जो लोग वंचित रह गए थे, जो नहीं भर पाए थे, तो वो जाकर के अपना फॉर्म ऑफिस फिलअप कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनकी रिकमेंडेशन आएगी और उसके बाद प्रभारी मंत्री जो अनुमोदन पत्र लगेगा, तब किसी का जाकर के ट्रांसफर के बारे में पीएस उसको मार्क करें। तो पूरी प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी। बहुत सारे छंदे हैं इसमें, किसी तरह का कोई ठीक सर, पहले होता था कि मंत्रियों के दरवाजे खुलते थे, अब ये समझ। ठीक है, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी का ऑडियो एक बार फिर से रिकनेक्ट करेंगे हम, थोड़ी सी दिक्कत उसमें है। मैं आ जाता हूं अजय बोकिल जी के पास। अजय जी, बहुत देखिए महत्वपूर्ण है ट्रांसफर हमारे लिए, हम उतना नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी चीज है। बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसी के पिता को बीमारी है गंभीर, किसी की पत्नी कहीं और जिले में है, कोई कहीं और जिले में है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो बहुत संवेदनशील विषय है। और अब ट्रांसफर पॉलिसी जब आई है तो उसको एग्जीक्यूट करने में कुछ देरी हो रही है। आपको क्या लगता है सरकार इसको कंसीडर करेगी कि कर्मचारियों को राहत मिलेगी? क्योंकि यह बताया जा रहा है कि करीब 50,000 ट्रांसफर होने हैं जो तय प्रावधान है उसके मुताबिक,
लेकिन 1.5 से 1.25-2 लाख तो आवेदन आ चुके हैं और 31 तारीख तक ये आवेदन बढ़ सकते के 2 लाख तक तो पहुंच ही जाएंगे पूरे। तो ऐसे में हर 4 में से केवल एक आदमी का ट्रांसफर अगर होगा तो 1.5-2 मतलब 2.5-3 साल का इंतजार फिर किसी काम का रह पाएगा क्या? देखिए, संवेदनशीलता तो ये कहती है कि जो जिन कर्मचारियों की वाजिब समस्या है कि भाई उनके पारिवारिक दिक्कतें हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, उसके आधार पर उन्होंने तबादला किया जाए, ये तो बिल्कुल इसमें कोई आपत्तिजनक बात हो नहीं सकती। लेकिन मुद्दा ये है कि ये बात यहीं तक सीमित नहीं है ना। तबादला मध्य प्रदेश में एक उद्योग में तब्दील हो चुका है और अभी ये केवल इस सरकार की बात नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो कमलनाथ सरकार पर आरोप लगा रही थी या दिग्विजय सिंह सरकार पर आरोप लगाती थी कि तबादला उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब चूंकि ये सत्ता में है तो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर ये है कि जैसे व्यापारियों का एक सीजन होता है, वैसे ही प्रशासन का या जनप्रतिनिधि का भी एक सीजन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी सारे तबादले लेन देन में होते होंगे, लेकिन ये कारोबार होता बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें काफी कुछ मीडिया में भी आ चुका है काफी पहले। सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर 1980 में अर्जुन सिंह जी ने पहली बार तबादला नीति बनाई। उसके पहले तबादले आमतौर पर जरूरत के हिसाब से होते थे या फिर प्रशासनिक आधार पर ज्यादा होते थे, लेकिन उसके बाद एक नीति बनी कि भाई किन किन तबादले किन आधार पर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और ये नीति समय समय बदलती गई, सरकारें बदलती गई, बदलती गई है, लेकिन उसके आड़ में काफी कुछ लेन देन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सरकार किसी की हो, मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है। और कई बार ये जरूरत के आधार पर होता है, नहीं भी होता है। अब सवाल आपने ये किया कि भाई अगर 50,000 आवेदन आ चुके हैं, तबादले होने हैं और 1.5 लाख आवेदन आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग तबादले के इंतजार में बैठे हुए हैं कि मौका जब भी समय मिले, जब भी सरकार इसको इजाजत दे, वो अपनी जगह जाएं। तो कुछ मंत्रियों ने और सांसदों ने तो अपने यहाँ बोर्ड लगा दिए कि साथ तबादले के बारे में ना मिले। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी अस्पष्ट सी है। अगर सरकार को तबादला करना निर्णय लेना, इतना समय क्यों लगा रही सरकार? ठीक है। हाँ, अभी ये बात मानी जा सकती है कि प्रधानमंत्री का 31 मई को दौरा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये कि अभी तक फिर क्या हो रहा था, ये भी जनता तो ये सवाल पूछेगी ना। तो अगर सरकार लोगों को राहत देने के लिए कर रही है तो होना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। ठीक है। संतोष जी, आपके पास वापस आता हूं। संतोष परिहार जी, मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए ट्रांसफर जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि अगर सारे लोगों को उनके मन के मुताबिक कोई भी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हर जगह पर उनके मन के मुताबिक पोस्टिंग नहीं दे सकती। कोई भी आदमी गांव में नहीं रहना चाहता, शहर की तरफ आना चाहता है। तो सरकार को यहाँ पर बहुत ही युक्तियुक्तकरण तरीके से, या बहुत ही कहते हैं ना कि मानवीय आधार भी देखने होते हैं, फिर सरकार के कामकाज पर असर ना पड़े, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में अफसरों की, कर्मचारियों की कमी ना हो, उस तरह से देखना पड़ता है। ऐसे में इतने दिनों बाद ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है ये नीति संगत के साथ साथ मानवीय आधार पर भी खरे होंगे, या आपको लगता है कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो आरोप आप लगा रहे हैं वैसे होंगे? क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ ऑनलाइन करके प्रक्रिया को दिखाया है, और एक चीज अच्छी है कि ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसकी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि भाई हाँ, इनका आवेदन हो गया है, जिसका नहीं हुआ है वो कोशिश नहीं कर सकता। ऑनलाइन आवेदन करना मस्ट है। ऑनलाइन आवेदन में रीजन भी लिखना मस्ट है कि क्यों आपको चाहिए, और वो रीजन उस पॉलिसी के जो पैराग्राफ्स हैं या जो उसके पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, और अगर उसका किसी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्वेश्चनेबल है, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। फिर तो काफी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है गवर्नमेंट। देखिए अभिलाष जी, मानवीय अधिकार आधार पे जो है ट्रांसफर होना चाहिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन मानवीय आधार पे ट्रांसफर नहीं होके, ट्रांसफर पैसे से जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अंदर आप ये बताइए कि क्या ये जायज है क्या कि 1 साल के अंदर 300 आईएएस के ट्रांसफर हो गए, और वो आईएएस में इतने नकारा थे कि बार बार उनके ट्रांसफर हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? पैसे के लिए हो रहे हैं। अब ये जो है शिक्षा कर्मी वाली जो बातें कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी में जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अंदर उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा करेंगे। तो ये हर जगह जो है केवल नोट कमाने की स्कीम, मानवीय आधार पर करिए ना, जिसको जरूरत हो करना चाहिए, निश्चित करना। लेकिन कर रहे हैं ये लोग, ये तो केवल डेट बढ़ा रहे हैं, पैसे वसूली कर रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं ना, आपके चैनल पे बात दावे के साथ कह रहा हूं, हर मंत्री का रेट लिस्ट फिक्स है। एक परिवहन के अंदर एक सिपाही के यहाँ सोने की ईंट मिलती है, 200-300 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश जा कहां रहा है? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही सारी योजनाएं। होना चाहिए मानवीय आधार पे ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन मानवीय आधार पे नहीं कि पैसे के आधार पे अगर करेंगे तो हम तो विपक्ष के उसमें सवाल उठाएंगे ना। क्यों नहीं उठाएंगे? मैं तो बोल रहा हूं ना, एक तिवारी सब पे भारी। बीरेन्द्र तिवारी पूरी तरीके से जो है वसूली कर रहा है परिवहन में, अब शिक्षा में करेगा तो लूट के पूरे प्रदेश को जो है मंत्री मुख्यमंत्री को देगा। और मेरे आपके डिबेट पे पहले ही बोला था मैंने कि जब से मोहन यादव जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए हैं
तब से केवल रिचार्ज और टॉपअप पे अधिकारी चल रहे हैं और पैसा वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ना। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, अगर पारदर्शी सही हो तो हो, दिखावे में कुछ भी कर लो। ठीक, घोटाले तो दिख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए अभिलाष जी, इनकी मंशा में शक है। ठीक है, सच्चाई नहीं करके केवल पैसे की बोली लगा के जो ट्रांसफर। ठीक है, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, संतोष परिहार जी ने देखिए जो आरोप लगाया उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट भी बोला, जिस पर मैं ध्यान चाहूंगा कि आप जरा अपना सरकार का पक्ष रख दें। और वो उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों के लिए मानवीय आधार पर आपने ट्रांसफर का रास्ता खोला, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से संविदा कल्चर का बहुत जमकर विरोध किया। अब संविदा कर्मचारियों को आपने समझाया कि उनका शोषण होता है, तो चलिए उनको ट्रांसफर कर देते, अच्छी बात है। पर मुझे ये बताइए कि ये कौन सा तरीका है कि आपको ट्रांसफर चाहिए तो अपनी सीनियरिटी लैप्स कराइए, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और फिर नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये तो आप कह रहे हैं कि जो पहले से जिनका शोषण हो रखा है उनका और शोषण कर रहे हैं। आप खुद मानते हैं कि संविदा कर्मचारियों के साथ गलत हुआ। बीजेपी का नेता हमेशा दिग्विजय सिंह जी को इस मामले में कोसता है कि संविदा कल्चर लाए, और अब आप खुद ही संविदा कल्चर को खत्म नहीं कर पाए 20-22 सालों में, 18-20 सालों में। और 20 साल बाद आपने ट्रांसफर नीति जब लेकर आए तो उसमें वो एक कॉलम क्यों जोड़ दिया सर? उसकी वजह क्या है? आप संविदा कर्मचारियों को ट्रांसफर करा दीजिए, अब वो अपनी सीनियरिटी लैप्स कराएं, उसके पीछे मंशा क्या है आपकी, ताकि परमानेंट ना करना पड़े भविष्य में हमको? देखिए अभिलाष जी, महत्वपूर्ण बात है, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं पे सर्विस पे आता है, संविदा में आता है, तो संविदा की जो एक्ट होता है, संविदा की एक्ट के तहत 327 के तहत कोई भी गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉय आता है तो उसमें साफ तौर से उल्लिखित होता है, भारत के संविधान में इस तरह का लिखा गया है कि वो गवर्नमेंट का स्थायी कर्मचारी होता है। सरकार और उस कर्मचारी के बीच, उस संस्था के बीच में उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वो अपनी मन इच्छा के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति रायगढ़ में है, शिक्षा कर्मी की पोस्ट निकली हुई, उसने रायगढ़ भर दिया, मेरिट बेस पे उसका रायगढ़ हो गया। अब वो चाह रहा है कि मुझे मेरे होम टाउन भेज दिया जाए, रायगढ़ से सतना भेज दिया जाए, सीधी भेज दिया जाए, कहीं भेज दिया जाए जहाँ का वो है। तो वो सरकार की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी और गवर्नमेंट के बीच या उस एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में एक जो था कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके जाना था। तो सरकार ने कहा ठीक है, आप अपने क्षेत्र जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो मेरिट बन गई 21 साल की, वो आपकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आएगी, जो कि भारत का कानून उसको अलाउ नहीं करता। ना, एक दूसरी बात, एक मिनट डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, लेट मी क्लियर दिस। संविदा कर्मियों के नियम राज्य सरकार ने बनाई है, ठीक है? ठीक है। अब राज्य सरकार ने, आपने ये नियम बना दिया कि ट्रांसफर नहीं होगा, चलता रहा। अब आपको लगा कि नहीं यार, इतने संविदा कर्मी लाखों हो गए हैं, अब इनका ट्रांसफर करना जरूरी है, आपने बड़ा संवेदनशील विषय लिया और उस पर अच्छा सकारात्मक निर्णय लिया। फिर आप ये सीनियरिटी को लॉस क्यों कर रहे हैं? आप उसी कानून में मॉडिफिकेशन कीजिए, आपके पास बहुमत है, आपको किसने रोका है? कांग्रेस साथ ना दे तो हमें बताइए, हम कांग्रेस से सवाल पूछेंगे कि आप क्यों विधानसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे। अगर अजय वकील जी आपके खिलाफ बोले तो आप हमसे सवाल कीजिए कि पत्रकार क्यों खिलाफ है हमारे। आपको किसने रोका है? मोदी जी ने रोका है, राहुल गांधी जी ने रोका है, जीतू पटवारी जी रोक रहे हैं, वीडी शर्मा जी रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको कि आप उस प्रावधान को बदल दें जब आप ट्रांसफर दे रहे हैं? क्यों सीनियरिटी लॉस हो जाए भाई? एक तो वैसे ही वो कम पैसों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए पहले नियम कायदे आपको संवेदनशील बनाने चाहिए। बामुश्किल एक खैरात अगर दे भी रहे हैं तो उसमें भी ये कि हम आपकी सीनियरिटी ले लेंगे, आदमी फंस जाएगा उसमें सर। तो जब आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो दिल खोल के कीजिए ना सर। ये क्या बात है कि 5 रुपए दूंगा 10 इधर से खींच लूंगा? ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं अभिलाष जी, थोड़ा समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो कानून कहता है, हम अकॉर्डिंग टू लॉ बात कर रहे हैं, जो कि हम लॉ के स्टूडेंट रहे हैं और माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय। कानून आप बदल सकते हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप मेरी बात सुन ले, पूरी बात सुनेंगे तब आपको उत्तर मिलेगा जी। हम कानून बदल सकते हैं, उसके लिए आप जो बात कर रहे हैं वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार जो कानून चल रहा है उसके हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट, जिस भी संविदा कर्मी का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ हुआ, उसमें नियम शर्तें लिखी होती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसको छुट्टियां पूरी मिलती है, संविदा कर्मी को पूरी छुट्टी मिलती है, सैलरी पूरी मिलती है, उसको सारी सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह। लेकिन सवाल ये, आप जब कॉन्ट्रैक्ट बेस में हैं और आपका रेगुलेशन नहीं हुआ है, तब तक आपको नियम शर्तों का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद भी संविदा कर्मी चाहते हैं कि हम अपने होम टाउन पहुंच जाए, तो आप जाइए, सीनियरिटी थोड़ी आपकी कम हो जाएगी, इतना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो ऑनलाइन प्रोसेस गवर्नमेंट ने शुरू किया है और जिसकी डेट बढ़ाने के बारे में सोचा गया है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है, मैंने आपसे पहले कहा है, जिसका परिवीक्षण अवधि 3 साल पूरी नहीं हुई है, अगर वो 3 साल में 1 महीने भी कम है या 2 दिन भी कम है, तो कंप्यूटर उस
बायोडाटा को उसके उस कॉलम को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है। नहीं करेगा, किसी तरह नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें साफ तौर से दिया गया है। उसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको अपने विभागीय अधिकारी से कारण जो आप कारण देंगे कि साहब मैं मेडिकल ग्राउंड में चाह रहा हूँ, मैं स्वेच्छा से ट्रांसफर चाह रहा हूँ, जो भी उसमें कॉलम में दिए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेगा, तब आपका विभागीय अधिकारी यहाँ ठीक पर है। पीएस के पास, ठीक है डिपार्टमेंट सर। के पास उस आपके डेटा को, बायोडाटा को यहाँ फॉरवर्ड करेगा। ठीक। इसमें किसी तरह करप्शन के चांसेस नहीं है। पहले की सरकारों में क्या होता था, ऑफलाइन प्रोसेस हुआ करता था। ना सर, अर्जुन सिंह जी का ब्रजेश दौर का ब्रजेश जी, जिक्र ना आपने देखिए ब्रजेश जी, आपने कहा करप्शन के चांसेस नहीं है सर, करप्शन के चांसेस इस तरह से पहले की कमलनाथ की सरकार में नियम कायदों को तिलांजलि देकर ट्रांसफर किए जा रहे थे, तो ये इस सरकार में नहीं हो रहा है। ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस में आप जानते हैं, अगर आपने फॉर्म, आप उस चीज को अगर आप एलिजिबल है, चलिए अब मैं ब्रजेश जी आपको, चलिए अब आप टेक्निकल चीज समझा रहे हैं तो मैं आपको बहुत छोटी सी चीज समझाता हूं, और ये विद प्रूफ समझाता हूं सर। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की पॉलिसी खुलती है, ट्रांसफर के लिए लोग आवेदन करते हैं। ट्रांसफर के लिए जब वो आवेदन करते हैं तो अगर मान लीजिए कोई ए जिले से बी जिले में जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को एक ऑप्शन दिखता है या दो ऑप्शन दिखते हैं कि इन स्कूलों में आप ट्रांसफर कर सकते हैं या यहां पर वैकेंसी आप यहां ले सकते हैं। वो अप्लाई कर देता है, सुनिए मेरी बात, वो अप्लाई कर देता है और उसे नहीं पता या हो सकता है उसकी जानकारी का अभाव हो कि 15 दिन बाद फिर से ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, ना वो आप बताते हैं, ना विभाग बताता है, ना कोई बताता है, और फिर ऑप्शंस 2 की जगह 10 दिखते हैं। जो बाद में ट्रांसफर कर रहा है वहां वो देखता है कि उसी जिले का एक आदमी जब लॉगिन करके देखता है तो वो ऑप्शन बढ़ गए। अब अगर कोई खुशकिस्मत किसी दोस्त को बता दिया कि भाई ऑप्शन बढ़ गए, तुम 2 की जगह और अप्लाई कर सकते हो, अब स्कूल खुल गए, तो वो तो कर देगा मालिक। लेकिन जिसे नहीं पता चला है, जो बाबुओं ने बाद में इसमें एड ऑन किए हैं, वो कहीं और चले जाएंगे। तो सर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फुल प्रूफ चीज लेकर के काम कर रहे हैं। हम लोग भी मीडिया में यही बैठे हुए हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। प्राइस कोड आपको डालना पड़ेगा जहां तक आप ट्रांसफर चाह रहे हैं। अगर बीच में किसी कारण से किसी ने वहां का ट्रांसफर नहीं दिया है या नहीं जानना चाह रहा है और उसके लिए उसके चांस निकलता है, तो वो भी आपके उसमें ना सर, अभी तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है सर, बीच में 15 दिन के अंदर चेंज हो गया। ये तो तब है जब नहीं जा रहा है सर, आपने तो ट्रांसफर किया ही नहीं है। दिखेगा कहाँ पे अभी वैकेंसीज खाली हैं, साफ तौर से दिखेगा। सर मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि पहले दिन जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ मुझे 2 स्कूल दिख रहे हैं, और 15वें दिन जब कोई और अप्लाई कर रहा है उसे 8 स्कूल दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई व्यक्ति ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दिया, बाद में उसका मन चेंज हुआ, वो नहीं जानना चाह रहा, या किसी कारण से जा रहा है, बाद में वो डिपार्टमेंट को लिख के दे रहा कि नहीं मैं ट्रांसफर नहीं चाह रहा हूँ, तो गवर्नमेंट वहां खाली तो नहीं पहुंच सकती ना। वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो सर आप ये बताइए ना, तो फिर शिक्षकों को तो फिर आपकी सरकार की मन की बात या विभाग के मन की बात समझनी पड़ेगी। आप लोग नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकालते कि हमने स्कूल नोटिफिकेशन निकला हुआ है, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है अगर कहीं चांस बनते हैं, आप बीच में एक बार आपने फॉर्म चेक करना पड़ेगा। आप किसी चीज के लिए फॉर्म भरेंगे, यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, आप अपना फॉर्म चेक नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए वो बहुत टेक्निकल चीज है, मैं वापस आता हूँ बड़ी चीज पर। कोई भी व्यक्ति है तो अपने फॉर्म को चेक कर सकता है, अगर कोई इस तरह की चेक कर सकता है सर। मैं यही कह रहा हूँ ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए थी, लेट हमारी पॉलिसी आई, फिर अजय वकील के पास कोई नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आप? मानवीय दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति नहीं जा रहा, ना सर ये तो आपने ट्रांसफर किया ही नहीं, अभी तो आवेदन भी पूरे नहीं हुए और आपने पहले 2 निकाले फिर 10 निकाल दिए। ऑनलाइन प्रोसेस के बाद आपके सारे फॉर्म जो है उसकी स्क्रूटनी होगी, वो भोपाल आएगा, जब होगी तब होगी। ये तो बीच में खेला हो रहा है ना सर। अजय वकील जी के पास आ रहा हूं। खेला नहीं हो रहा, अजय वकील कोई खेला नहीं हो रहा, ठीक, उसको कंफ्यूजन दिमाग मत लाई, बीच में कोई खेला ही नहीं हो रहा। मैं बड़े सवाल पर आ जाता हूं। चलिए हो सकता है टेक्निकल चीज में मैं कमजोर हूं, मुझे ना पता हो। अजय वकील जी आपसे जानना चाहता हूं, संविदा कर्मियों को ट्रांसफर देने की मंशा सरकार की बहुत सकारात्मक लगी। ग्राफिक्स चलाइए भाई, जरा दिखाइए हमारे कर्मचारियों को कि कैसे कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकता है। पर इसमें एक चीज जो कह दी है कि आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी सर, ये सर समझ में नहीं आया। हम उन्हें राहत देना चाह रहे हैं या सजा देना चाह रहे हैं, या ये है कि अब दोबारा हमसे मांगना मत बेटा, नहीं तो ऐसी शर्त लगाएंगे ना कि सोच लेना फिर क्या होगा। ये वो वाला ऐसा लग रहा है कि माई वे और हाईवे वो वाला सिस्टम है कि ये संविदा कर्मचारी बार बार मांग करते थे तो एक क्लॉज डाल दो और ऐसा डाल दो, ऐसा फंसा दो कि मांगे भी ना। हाँ निश्चित रूप से, जैसे आपने बताया इसके अंदर कि भाई अगर उनकी सीनियरिटी कम हो रही है उनको फिर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब तो ये है कि सरकार चाहती नहीं कि ट्रांसफर हो या ट्रांसफर मांगे, और या फिर ये है कि वो नुकसान उठाएं। तो हो सकता है कि बहुत से लोग इसमें पीछे हट जाएं, या जिनकी समस्या हो ट्रांसफर लेना चाहते हो वो शायद न करें।
तो कुल मिला के मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये क्लॉज इसमें डालने का क्या मतलब है, कि आपको फिर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सरकार के पास अधिकार है, सरकार कानून बना करके उसमें प्रावधान कर सकती है, बदल सकती है उसके अंदर, कि ठीक है उसी दायरे के अंदर संविदा कर्मियों के तबादले होंगे, जो उनकी सेवा शर्तें इस जिले में है वही सेवा शर्तें दूसरी जिले में होंगी। तो ये पेज क्यों डाला गया है ये अभी समझना बड़ा मुश्किल है। ये मंशा पर सवाल उठा रहा है। उनको राहत देना चाहती है तो उसको हटाना चाहिए उसके अंदर। वही बात है, राहत अगर देना है तो राहत दीजिए, परेशानी को कम करने की कोशिश है, और ऐसा है कि एक परेशानी कम करके दूसरी पकड़ा देंगे, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलिए बहुत छोटे छोटे आंसर लूंगा मैं जल्दी से। संतोष परिहार जी, संविदा कर्मियों को लेकर के देखिए बहुत बड़ी मांग की जा रही थी और आप लोगों को दोषी ठहराया जाता संविदा कल्चर का, हालांकि वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद तो हमने और गई बीती हालत में अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मी कल्चर देख लिया, जो उससे भी गया बीता और बहुत ही घटिया सिस्टम है, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं। पर आप संविदा कर्मी कल्चर के दोषी ठहराए जाते हैं। अब जो ट्रांसफर नीति आई है उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप संविदा कर्मियों के लिए? देखिए, ये ट्रांसफर नीति जो है केवल जो है पैसे इकट्ठे करने की नीति है। जहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं कि संविदा कर्मियों की जो मैंने भी बोला था पूर्व में कि सीनियरिटी, अरे आप इधर से वहाँ ट्रांसफर करोगे, यहाँ की सीनियरिटी वहाँ जोड़ दो। लेकिन ये मध्य प्रदेश में दूसरा खेल चल रहा है अभिलाष जी। सबसे बड़ा खेल ये है कि संविदा कर्मचारियों को भी डिस्टर्ब करके और पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है एजेंसी द्वारा जो आउटसोर्स से चल रहा है पूरा बल्ला भवन। आउटसोर्स में कई जगह जो हर डिपार्टमेंट में भर्ती हो रही है आउटसोर्स द्वारा, क्योंकि प्राइवेट आदमी के हाथ में पूरा सौंप के और कर्मचारियों को इनको भी बाहर करना चाह रहे हैं। तो अभी एक बड़ा खेल जो चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कि आप देखेंगे कि आउटसोर्स से ज्यादा कर्मचारी भरे जा रहे हैं ताकि उनको कभी भी हटाया जाए, कभी भी रखा जाए। और मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार जो ये खेल खेल रही है बहुत गलत खेल खेल रही है, क्योंकि इनको जो संविदा कर्मचारी है चाहे जो भी है सीनियरिटी के आधार पर उनको करना चाहिए, वो नहीं करके केवल लूटने की व्यवस्था बना रहे हैं। ब्रिजेश जी, एक छोटी सी दरख्वास्त, आप चूंकि सरकार में आपकी बात हमसे बेहतर सुनी जाएगी, एक बार जरूर जरा समझने की कोशिश कीजिए, और आप चीजों को समझते भी हैं, कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, कि भाई संविदा कर्मचारी राज्य सरकार के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने राज्य सरकार से किया है, और अगर कहीं कोई दिक्कत है ट्रांसफर करने में तो ये कंडीशन लगाने की जरूरत क्या पड़ी? आप ये कंडीशन लगा सकते थे कि जिनके 10 साल हो गए उनको ट्रांसफर देंगे, जिनके 12 साल हो गए सिर्फ वही ट्रांसफर के हकदार हैं, जिनके 5 साल हो गए ये समझ में आता है, ये लॉजिकल है। पर यह कि आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी, आपने ट्रांसफर लिया, इसको लेकर के थोड़ा एक बार विचार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, आप लोग सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि डेट बढ़ेंगी ताकि कर्मचारियों के हित में फैसला हो सके। बहुत लंबे समय से ट्रांसफर के लिए रुके हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत ज्यादा परेशान है, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी, चाहे पत्नी अकेली बाहर जॉब कर रही है या पत्नी दूसरी जगह है, बच्चे दूसरी जगह, उस तरह की दिक्कतों में, किसी की मां बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, तो वो मानवीय आधार पर फैसले हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैंने डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी, संतोष जी और अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।